बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एपी को डिस्कस किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स हम जीपी डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में आ जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं जरा आसान करके आपको मतलब समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ना जीपी का ये एक सीक्वेंस है 2, 4, 8 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप गौर करें कि अगर इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है 4। फिर इसी 4 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है 8। फिर इसी नेक्स्ट टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 16। फिर इसी 16 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 32। तो यहां पे आप गौर करें, 2 जो है ये आपके पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है। इसी को हम कहेंगे आर, और आर क्या है? कॉमन रेशो। ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे पास एक नंबर था डी, जिसको हम क्या कर रहे थे बेटे? ऐड कर रहे थे। अब यहां पे हमारे पास डी की जगह क्या आ गया? एक कॉमन रेशो आ गई है, जिसको हम कह रहे हैं आर। ठीक है। तो वो यहां पे देखें, एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, जो नेक्स्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16। तो ये जो 2 है ये आपके पास एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर है, इसी को हम कहेंगे कॉमन रेशो। क्लियर है? अब डिस्टेंस इसी कॉमन रेशो को अगर आपने कैलकुलेट करना हो, कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, उसमें से आपने कॉमन रेशो आर को कैलकुलेट करना हो, तो उसका ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। अब इस सीक्वेंस में से कोई भी आप टर्म ले, जैसे मैं ले लेता हूं 4, तो 4 एनी टर्म ली हमने, 4 अपनी मर्जी से इस पर डिवाइड कर दे। प्रीवियस टर्म क्या है? 2, तो 2। अब देखें 2 to the 4, तो आंसर क्या आया? 2। अगर आप ये 8 लेते हैं तो फिर ये देखें 8 डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म क्या होगी? 4, तो 4 to the 8, फिर से आंसर क्या आया? 2। अच्छा, इससे आगे आपके पास 16 है, तो अगर आप 16 लेते हैं तो इससे प्रीवियस टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। प्रीवियस टर्म क्या है? 8, तो 8 to the 16, तो फिर से क्या आया? 2। अब देखें 2, 2, 2, ये आपके पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉमन रेशो आर। ठीक है। तो इस तरह से आप आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर यहां से आपको पता यह चला कि जीपी के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो हमारे पास कॉमन रेशो होती है, ये क्या रहती है बेटे? कांस्टेंट, ये सेम रहती है। ये है कंडीशन। आगे क्वेश्चंस में भी हम यूज करेंगे, तो यहां से एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो यहां पे आपने याद क्या रखा है कि जीपी के लिए क्या कंडीशन है कि कॉमन रेशो जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर लें, ये भी याद रख सकते हैं। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो इनका रिजल्ट क्या रहना चाहिए बेटे? सेम रहना चाहिए। ये आपके पास जीपी की कंडीशन बन गई। अब इसके साथ आप एक फार्मूला याद रखेंगे जनरल टर्म ऑफ द जीपी के लिए, an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई r की पावर n-1। वहां क्या था प्रीवियस एक्सरसाइज में एपी के लिए? वो था जी an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये था फार्मूला। अब यहां पे देखें a1 के साथ इसी कॉमन रेशो आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसमें हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐड कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे? आर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म बन जाएगी जीपी की। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। एन की जगह क्या लिखेंगे? 1, तो a1 इज इक्वल टू ये a1 आर की पावर n, n की जगह क्या लिखेंगे? 1, 1 माइनस 1 0, तो आर की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब पहली टर्म a1 जो है वो a1 के ही बराबर रहेगी। ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड टर्म निकालनी हो तो वो बनेगी जी n की जगह 2 लिख दें, तो a1 r की पावर n की जगह 2 माइनस 1, ये फार्मूला बन गया। इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाए तो ये भी बन जाएगा a2 इज इक्वल टू भाई a1 2 माइनस 1 1, तो r की पावर 1 का मतलब r ही है, तो ये भी फार्मूला ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। इस तरह से अगर a3 चाहिए तो n की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू a1 एज इट इज, r की पावर n की जगह क्या आ जाएगा बेटे? 3 माइनस 1, तो ये फार्मूला बन गया। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a1 r के बाद 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब 2 बचेगा, तो r का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे नंबर होगा ना, r की पावर में एक कम करते जाए, ये फार्मूले बनते जाएंगे, a4 a5 a6, इस तरह से आप निकालते जाएंगे और n तक जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। फिर से सुने, यहाँ a के साथ जो नंबर हो वही नंबर बेटे r की पावर में से एक कम यहाँ पे करते जाए, तो ये फार्मूले बनते जाएंगे। अब बार बार ना मुझे बताने पड़े। ठीक है। अब हम जरा स्पीडली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ले जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बेटे आ जाएं।
यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी सीक्वेंस हमें दिया जा रहा है, इसमें से आपने नंबर 6 वाली टर्म को फाइंड आउट करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी हमारे पास -6, तो a1 इज इक्वल टू -6। अब बेटा यहाँ पे हमें चाहिए कॉमन रेशो। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिफरेंस निकालते थे, कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या करेंगे, कॉमन रेशो निकालेंगे। और कॉमन रेशो के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, या कह लें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है आपके पास -3 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है -6, तो माइनस माइनस से कैंसल, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2। तो r आपके पास मतलब कॉमन रेशो क्या आ गई 1/2। अब फर्स्ट टर्म भी है r भी है, तो इसका मतलब हम इजीली a6 फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 वाली टर्म आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपको याद हो गया है, डायरेक्ट भी आप ये फार्मूला इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखें 6 निकालनी है तो r की पावर में कम कर दें, अभी आपको याद करवाया। अगर फिर भी मसला हो तो आप ये वाला फार्मूला फिर से एक दफा लिख लेंगे कि a1 r की पावर n-1। अब n की जगह आप 6 पुट करेंगे, देखें 6 - 1 5 बन जाएगा। तो यही फार्मूला डायरेक्ट लिखें, ठीक है जी। अब पुटिंग करें, a1 आपके पास -6 है, r की जगह 1/2 होल की पावर 5, -6 एज इट इज, 1 की पावर 5 1 नहीं होगा, 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। अब बेटे आप इसको सॉल्व कर ले, 6 डिवाइड बाय 32, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। देखें 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो 3/16, तो माइनस का 3/16, ये आपके पास 6 वाली टर्म का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपको जीपी का सीक्वेंस दिया जा रहा है, इसमें से आपने नंबर 8th वाली टर्म को फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये देखें, मैंने दोबारा इस सीक्वेंस को लिखा। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 क्या है, पहले ये वाली 3, तो कॉमन रेशो r चाहिए। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, तो r आपको क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है जी। अब आप 8th वाली टर्म इजीली निकाल सकते हैं। 8 वाली टर्म निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा, a1 r की पावर 7, जो यहाँ पे नंबर हो r की पावर में 1 कम कर दें, उसका फार्मूला बन जाएगा। तो a1 कितना है 3, r कितना है 3, और इसके ऊपर पावर 7 है तो 7 लगा दें। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है 8, इसकी पावर 1 है ना, तो 3 की पावर 1 + 7, इसका मतलब 3 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 6561। तो ये आपके पास 8th वाली टर्म का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं द nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 अप टू सॉन एंड 2 5 6, मतलब 256 128 और 64 अप टू सॉन आर इक्वल। कहता है कि इन दोनों सीक्वेंस की ना जो nth टर्म्स है ना वो इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखें कितना आसान है, हम इन दोनों सीक्वेंस की nth टर्म्स को इक्वल रख के ना वहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, बस यही काम करना है। तो ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। पहला सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी a1 इज इक्वल टू 1, r निकालें कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2/1 आंसर क्या आएगा 2। तो ये आपको r भी मिल गया, a1 भी मिल गया। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये देखें nth टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जनरल इक्वेशन an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटे a1 के लिए, तो अब n की जगह क्या लगा देंगे 1। बेशक आप अभी nth टर्म उसने बोली थी ना कि इन सीक्वेंस की nth टर्म्स को इक्वल रख के आप n निकाल ले, तो हम फिर n ही रहने देते हैं, ठीक है। nth टर्म को ही यूज करेंगे, 1 नहीं पुट करेंगे। हाँ a1 जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 1, तो 1 लगा दें। r की जगह देखें 2, तो 2 पुट कर दें, ऊपर पावर n-1 एज इट इज। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखें इस सीक्वेंस की ये nth टर्म की इक्वेशन बन गई। इसी तरह यहाँ पे ये सीक्वेंस है हमारे पास गिवन, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ये होगी, r निकालें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 1/2। अब बेटे देखें nth टर्म की आप इक्वेशन ले जी, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो फिर an इज इक्वल टू a1 क्या है फर्स्ट टर्म 256 पुट कर दें, r कितना है 1/2, तो r की जगह 1/2 होल की पावर n-1। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें उसने क्या कहा था स्टेटमेंट के अंदर कि nth टर्म दोनों सीक्वेंस की क्या है इक्वल। ये देखें इक्वल, तो बस फिर हम an इज ये nth टर्म इस सीक्वेंस की आ गई, ये nth टर्म क्या आ गई इस सीक्वेंस का आ गई। दोनों को आप इक्वल रख दें, जो आपको कंडीशन दी गई है दोनों को इक्वल रखें, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें। ये देखें जी इस an को हम ये वाला ले रहे हैं, तो 1 को 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n-1 ही रहेगा। और इसी तरह इस an की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है जी।
अब बेटे यहाँ से हमें n मिल जाएगा, हमने n ही तो फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी, अब आप जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये आपके पास 1 की पावर n माइनस 1 ही बनेगा। नीचे देखें 2 है, 2 की पावर n माइनस 1, इसको अलग जब करेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, ये जो नीचे 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके देखें मल्टीप्लाई हो गया है। और इस साइड पे 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। यहां तक क्लियर है? छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं ना, बस इशारा आपको देने की देर है, लेकिन फिर भी डिटेल में समझा देते हैं ताकि कुछ बच्चों का अगर टेंशन हो तो वो उनकी टेंशन परेशानी खत्म हो जाए। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये भी 2 ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों वैल्यूज, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस को लिखा एक दफा और पावर को ऐड कर दिया, ये n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। इधर साइड पे हमारे पास क्या है, 256, इसको आने दें जी नीचे। अब देखें n प्लस n 2n हो जाएगा और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। और इस 256 को लिख सकता हूं 2 की पावर 8, करें जरा 8 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई तो यही 256 ही आता है। ठीक है, अब बेटे यहां पे देखें कि हमारे पास ये बेस क्या है, सेम। जब बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो ये बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होगी बेटे, एक दूसरे के इक्वल। तो ये देखें, इसकी पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 8। तो ये आपने रूल याद रख लेना है। अब बेटे यहां से आगे देखिएगा, हमें चाहिए n, तो 2n अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 है, इस साइड पे 8 के साथ आके प्लस होगा तो ये 8 प्लस 2 10 बन जाएगा। अब यहां से n निकाल लो, n अपनी जगह पे, 10 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 था 10, तो n आ गया 5। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें a1 हमें दी गई पहली टर्म और कॉमन रेशियो भी हमें दे दिया उसने 1/3। कहते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो कोई मसला नहीं है, देखें a1 पहली टर्म हमारे पास मौजूद है 243, उसको मेंशन कर लें, फर्स्ट टर्म तो आ गई। अब सेकंड टर्म का फार्मूला लगाएं। सेकंड टर्म का फार्मूला बारी बारी आप nth टर्म से ना निकालें, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी है। बस यहां 2 है तो r की पावर में 1 कम हो जाएगा, तो n की जगह जब 2 पुट करेंगे -1 तो 1 ही आएगा, 1 लिखें एक ही बात है। सही है, तो यहाँ 1 लिखें एक ही बात है, ये फार्मूला बन गया। अब a1 243 है, r की जगह 1/3, तो 243 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर पे करें 81 आता है। लो जी, सेकंड टर्म आपके पास आ गई 81। अब a3 निकाल लें। अब यहाँ 3 है तो r की पावर में 1 कम कर दें, 2 आ जाएगा, ये फार्मूला बन गया। ठीक, तो अब a1 243, r की जगह 1/3 होल का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9, तो 243 डिवाइडेड बाय 9 करें 27 आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे देखें a4 निकालना हो तो a1 r की पावर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 1 r की पावर में कम कर दें, ये फार्मूला बन गया। अब 243 a1 की जगह r की जगह 1/3 होल का क्यूब लेंगे, इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 9। इस तरह से a5 टर्म फाइंड आउट करेंगे, a1 r की पावर 4 फार्मूला बनेगा, तो a1 की जगह 243, r की जगह 1/3 होल की पावर 4, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें या 3 का पावर ले लें 4 कैलकुलेटर पे, फिर आप 243 डिवाइड बाय दिस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। क्लियर है जी यहां तक? तो ये आपके पास 5 टर्म्स आ गई, 243, 81, 27, 9 और 3। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी यही काम करना है। ठीक है, चाहिए आपको कि आप खुद करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख ले, मैं जरा बता देता हूँ। a1 फर्स्ट टर्म दी गई है, r भी दिया गया है -1/2। फर्स्ट टर्म निकालनी है तो वो गिवन है आपको, सेकंड टर्म निकाल ले तो a1 r ये फार्मूला होगा, a1 की जगह वैल्यू पुट करें 579 और r की जगह -1/2, तो 579 डिवाइडेड बाय 2 करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर इशारिया में आएगा, लिहाजा एंड पे जो आपकी बुक में आंसर दिया गया वो यही है। तो बस फिर इसी को लिख दें -579 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना? अब इसी तरह से देखें a3 निकालना हो तो a1 r का स्क्वायर, तो a1 की वैल्यू पुट करें, r की भी -1/2, तो माइनस उड़ जाएगा स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 579 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा a3 का आंसर। ठीक है ना, ये आपके पास a3 आ गया। फिर से सुने, माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 579 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास थर्ड वाली टर्म आ गई। इसी तरह से आप a4 निकाल लें, तो a4 का क्या फार्मूला बनेगा भाई, a4 इज इक्वल टू a1 r की क्यूब, तो a1 की वैल्यू पुट करें, r की पुट करें, उसका पावर 3 ले लें, तो बेटा ये आपके पास आएगा माइनस, क्योंकि अब क्यूब है ना पावर, तो माइनस खत्म नहीं होगा, -579 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इस तरह फिर आगे वाली टर्म 5 वाली फाइंड करेंगे तो वो आएगा 579 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके दोनों पार्ट्स हो गए।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा माइनस 2 प्लस 2 अयोटा अप टू सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में से आपने 12th वाली टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 प्लस अयोटा, मेंशन कर लें a1 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब हमें चाहिए r, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो मैं यहाँ पे सेकंड टर्म ले लेता हूँ, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये देखें r इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है 2 अयोटा डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे गौर करें, आप यही वैल्यू अगर आगे लेके चलेंगे तो फिर आगे फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बटे में आपके पास क्या आ रहा है अयोटा, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो लिहाजा इसको यहाँ से खत्म करना है। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसे डिवाइड भी कर दें, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था। ठीक है, तो अब बेटे देखें 1 माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दें। ये तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 1 को 1 से 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी यहाँ तक। अब बेटे देखें 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस फार्मूले वाला। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर होता है बेटे इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया -1। क्लियर है। अब बेटे यहां से ऊपर से ना आप देखें जरा गौर कीजिएगा, 2 क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ गया कॉमन, यहां से बचा अयोटा और इधर से बचेगा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या होगा -1। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो +1 आ जाएगा, तो वो मैंने डायरेक्ट कर दिया +1। ठीक है, अयोटा स्क्वायर है ना बेटे, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह लगाओगे -1। अब देखो 2 बाहर निकल गया तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा ना, डिवाइड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखें 2 1 को पहले लिख लें और अयोटा को बाद में लिख लें, दोनों प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं। डिवाइड बाय 1 + 1 2, ये 2 2 से कैंसिल, r आ गया 1 प्लस अयोटा। अब देखें यहाँ पे बटे में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास आ गया जी कॉमन रेशियो। अब हमें चाहिए 12th वाली टर्म। 12th वाली टर्म में जाहिर सी बात है जब फार्मूला लगाएंगे तो r भी हमें चाहिए होगा और a1 भी चाहिए होगा, दोनों आपके पास आ चुके हैं। अब आप a12th वाली टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ले जी 12th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसका फार्मूला क्या होगा, a1 r की पावर 11, जो यहाँ पे हो r की पावर में 1 कम कर दें। सही है, यहाँ 12 है तो यहाँ 11 कर देंगे। अब बेटे यहाँ पे पुटिंग करें, a1 हमारे पास 1 प्लस अयोटा है, r की जगह लगाए 1 प्लस अयोटा, ये देखें 1 प्लस अयोटा ही है r, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 11। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 + 11 12 हो जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। अब बेटे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 6, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 6 टू द 12 दोबारा यही बन जाएगा। तो इस पावर को हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से, ये जरा आसान हो जाएगा। बाकी एक और तरीका भी है, वो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गंदा तरीका है वो, ये ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो इस तरह से इजी हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई बात की। अब आगे देखिएगा जरा, यहां पे स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है a + b होल का स्क्वायर बन रहा है ना, इसको a मान लें इसको b मान लें, तो a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। a हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b हमारा अयोटा है, अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a 1 है 1 लिखे ना लिखें तो 2 अयोटा आ जाएगा, होल की पावर ये ऊपर वाली 6 एज इट इज। क्लियर है ये स्टेप। चलें अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। बेटे अयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। आगे देखें +2 अयोटा एज इट इज, होल की पावर ही आ गई 6। ठीक है यहाँ तक। अब ये +1 है, ये -1 है, इसको यहीं पे कैंसिल कर दें तो 2 अयोटा की पावर 6, तो a12 इज इक्वल टू 2 अयोटा की पावर 6। ठीक है यहाँ तक। अब मैं जरा इसको अलग अलग लिख देता हूँ, 2 की पावर 6 डॉट अयोटा की पावर 6 लिख सकता हूँ ना बेटे ऐसे कि नहीं, देख लें जरा, इसकी भी पावर 6 इसकी पावर भी 6, तो 2 अयोटा होल की पावर 6 कर देंगे। तो इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग पावर ले ली। अब ये 2 की पावर 6 ये रहा, अयोटा की पावर 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 3, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 3 टू द 6 बन जाएगा। तो इस 6 वाली पावर को मैंने ऐसे ब्रेक कर दी है। ठीक है जी। अब 2 की पावर 6 ले जरा कैलकुलेटर पे, 2 की पावर 6 या 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा,
और अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है -1, पुट किया जी -1 और ऊपर 3 है तो 3 लगा दे पावर में। अब 64 भाई -1 की पावर 3 है, इसका मतलब -1 ही रहेगा, क्यूब है ना, ऑड नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होता, इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा। तो -1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 64 ही आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो 12th वाली टर्म आपके पास क्या आई, -64। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इफ द 4th and 9th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 54 and 13122 मतलब 13,122 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीपी, आपने जीपी का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और जनरल टर्म भी आपने फाइंड आउट करनी है। आसान है बेटा, ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें 4th टर्म दी गई है 54 है, तो A4 इज इक्वल टू 54। 9th वाली टर्म भी हमें दी गई है 13122, तो A9 इज इक्वल टू 13,122। ठीक है बेटे, अब देखें A4 का फार्मूला क्या है, A1 R की पावर 3, यहां जो नंबर होता है R की पावर में एक कम कर देते हैं, तो A4 की जगह मैंने उसका फार्मूला लिखा A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है 54, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटे, इसी तरह यहां पे देखें A9 का क्या फार्मूला है, A1 R की पावर 8 इज इक्वल टू 13122, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। मैं ऐसे ही दो इक्वेशंस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमें चाहिए R और A1 फर्स्ट टर्म, ये अगर मिल गई तो हम जीपी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेटे इक्वेशन 2 पहले यहां पे लिखी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, देखें A1 R की पावर 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है 13122, इस पे डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अब बेटे यहां पे देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, ये A1 से कैंसल, ये R की पावर 3 है प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा जी R की पावर -3। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, इधर ये भी R ये भी R, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 8 - 3 बन जाएगा, तो देखें R की पावर 8 - 3 क्लियर इज इक्वल टू, इसको जरा कैलकुलेटर पे कर लें 243 आता है। अब जरा देखें बेटे 8 - 3 5 बन जाएगा, तो R की पावर 5 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 243 को 3 की पावर 5, 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है, करके देख लें कैलकुलेटर पे चेक जरा। अब यहां पे देखें पावर क्या होगी सेम, तो हम यहां पे पावर लॉ यूज करेंगे, तो अगर पावर सेम हो तो बेस भी क्या होती है एक दूसरे के इक्वल, तो यहां पे पावर सेम आ रही है, इधर भी 5 इधर भी 5, तो लिहाजा ये बेस जो है ये क्या होगी बेटा इक्वल होगी, तो R इज इक्वल टू 3, ये आपको R मिल गया। ठीक है जी यहां तक। अब आप यही R की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके A1 निकाल लें, दिस वैल्यू ऑफ R पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी A1 R की क्यूब इज इक्वल टू 54, इसमें बेटे R की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें A1 इंटू R की जगह मैंने यहां पे लिखा 3, ऊपर देखें पावर 3 है तो ये 3 आ गया, 3 की पावर 3 क्या होता है बेटे, करें जरा कैलकुलेटर पे 27, 3 3 दा 9 9 3 दा 27, तो इसका मतलब ये जो 27 होगा ये 54 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना A1 के साथ, तो A1 अपनी जगह पे वो 27 54 के नीचे आके डिवाइड हो गया, 54 डिवाइड बाय 27 तो ये आपके पास आ गया 2, तो A1 भी मिल गया आपको 2 आ गया। क्लियर है यहां तक, A1 कितना आ गया बेटे 2 आ गया। अब R भी है A1 भी है, तो हम GP फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई ना, सेकंड टर्म निकालते हैं, तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होगा A1 इंटू R, जो नंबर यहां पे हो R की पावर में एक कम होता है, तो यहाँ 1 होगा ना, तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, वैल्यू पुट करें A1 2 है R 3 है, तो 3 2 दा 6, तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई A2। अब A3 फाइंड आउट कर लें, A1 R स्क्वायर फार्मूला होगा, A1 2 है, R की जगह 3 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 दा 9 9 2 दा 18 आ जाएगा, ये A3 मिल गया आपको। इस तरह A4 निकाल लेंगे वो 54 आ जाएगा, तो यहां से अब आप देखें 2 6 18 54, तो ये आपके पास क्या बन गया जीपी का सीक्वेंस आ गया, तो इसको आप इस तरह से लिख लें, सो जीपी इज 2 6 18 54 अप टू सो ऑन। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा था कि आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, आपने जनरल टर्म भी बेटे फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड जनरल टर्म an इज इक्वल टू A1 R की पावर n - 1, यही फार्मूला है, इसमें पुटिंग करें an इज इक्वल टू A1 कितना निकाला है हमने 2, R कितना निकाला है 3, ऊपर पावर n - 1 ही रहेगी, तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ A B C D आर इन जीपी,
अगर ए बी सी डी जो है वो जीपी का हिस्सा है, प्रूव दैट। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जीपी। तो प्रूव करें कि जो ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो बेटे अब यहां से देखेंगे आपके पास फर्स्ट टर्म है ना, तो A1 पहली टर्म क्या होगी, A के इक्वल होगी, सही है। इस तरह यहां पे देखें सेकंड टर्म का क्या फार्मूला होगा, A2 इज इक्वल टू A1R, यही फार्मूला पीछे पढ़ा के आया हूं स्टार्ट में। तो अब सेकंड टर्म हमारी यहां पे क्या है B, तो इस A2 की जगह B लगा दे। A1 हमारा क्या है A, तो AR, ये आपके पास सेकंड टर्म का फार्मूला बन गया, यानी कि इस सेकंड टर्म का ये फार्मूला आ गया। इस तरह थर्ड टर्म है C, तो थर्ड टर्म क्या होगी, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, क्योंकि जब आप यहाँ पे A3 लिखेंगे तो 3 से एक नंबर कम लेने ना R की पावर में, तो ये फार्मूला बन गया थर्ड टर्म का। यहां से देखें चौथी टर्म आपके पास क्या है D, तो इसका मतलब जब आप इस तरह से लिखेंगे A4, फोर्थ वाली टर्म का फार्मूला A4 इज इक्वल टू A1 R की पावर 3, एक कम कर देंगे ना R की पावर में। तो फिर ये देखें A4 फोर्थ वाली टर्म यहाँ पे देखो क्या है D, तो D पुट कर दें। उसके बाद आगे क्या है A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो A लगा दें। आगे R की पावर 3 वैसे का वैसे। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ये आ गई फोर्थ टर्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ये चीज प्रूव करनी है ना कि ये जीपी का हिस्सा है कि नहीं है। तो फिर ये देखें नाउ, पहले a माइनस बी लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, बेटे a का a ही आएगा, b किसके इक्वल है, देखो b है a r के इक्वल, तो b की जगह लगा दें a r। अब दोनों में a है, a कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 1 माइनस r। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी का आंसर। अभी आप इसको चेक करवाते हैं कि भैया जीपी का हिस्सा है कि नहीं है। अभी जरा a माइनस बी निकाल तो लेना कि आता क्या है। अच्छा जी, अब आ जाए b माइनस सी लेते हैं। तो b माइनस सी इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है a r, c हमारे पास क्या है a r स्क्वायर, तो a r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें दोनों में a r मौजूद है, a r कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से बचेगा सिर्फ एक r, क्योंकि एक r तो बाहर आ गया ना, तो एक r बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, यह आ गया b माइनस सी। उसके बाद हमें दिया गया है c माइनस डी, तो c माइनस डी को भी निकाल लेते हैं। c माइनस डी इज इक्वल टू, c की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, d हमारा क्या है a r की पावर 3, तो a r की पावर 3 लगाया। अब दोनों में देखो a r स्क्वायर, इसमें भी है a r स्क्वायर, इसमें भी होगा, तो a r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस इधर से r स्क्वायर बाहर है, एक r बच जाएगा, तो ये आ गया c माइनस डी। a माइनस बी ये आया, b माइनस सी ये आया, c माइनस डी ये आया। अब हमने ये प्रूव करना है कि भी ये a माइनस बी माइनस सी सी माइनस डी जीपी का हिस्सा है कि नहीं है, होना चाहिए ना इनको। तो फिर जीपी के लिए आपको मैंने स्टार्ट में कंडीशन बताई थी कि जो कॉमन रेशो होती है वो क्या रहे बेटे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, इक्वल रहे। तो बस फिर ये देखें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये देखें, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो मैंने यहां लिखा बेटे, ये देखें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। निकालें जिसका आंसर, b माइनस सी का आंसर आया है ए आर इंटू 1 माइनस आर डिवाइड बाय a माइनस बी का आंसर क्या आया है, ये देख ले, a माइनस बी का आंसर क्या आया है, a इंटू 1 माइनस आर, ये यहां पे पुट कर दें। ठीक है बेटे, कितना आसान हो गया, ये देखें a इंटू 1 माइनस आर। अब ये a से कैंसल, ये इससे कैंसल, r बच गया। तो हमारा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आया, r। अब जरा देखते हैं थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म c माइनस डी का आंसर ही आया, अभी हमने निकाला है, और b माइनस सी का आंसर ही आया है। तो इसमें देखें a से कैंसल, ये इससे कैंसल, एक r से कैंसल, तो यहां से एक r बच जाएगा, वो ये r आ गया। तो देखें कॉमन रेशो जो है वो क्या आ रही है बेटे, वो आ रही है सेम। जब कॉमन रेशो सेम आ जाए तो इसका मतलब वो चीज आपका जीपी का पार्ट है। तो लिहाजा साबित हो गया कि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी जो है वो आर इन जीपी, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका है जी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, ये भी आप प्रूव करें। ठीक है, मतलब a b c d जो है वो जीपी में है, आपने ये प्रूव करना है कि ये भी जीपी में है कि नहीं है, तो होगी, जाहिर सी बात है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले निकाल लो, तो a स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस b अभी हमने निकाला है, उसका फार्मूला आया था a r, तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब हर बार ये अलग अलग थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरह से करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अलग कर दें, r का स्क्वायर अलग कर दें,
अब देखो दोनों में क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है ना, दोनों में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालो, बी की वैल्यू पुट की ए आर, सी की पुट की ए आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये चीज हम निकाल चुके हैं, ये देखें अभी पार्ट नंबर 1 में ये निकाल चुके हैं। ये देखें बी ये आया है, सी ये आया है, डी ये आया है। अब दोबारा यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए मैं तो नहीं निकालूंगा, अगर सेकंड पार्ट पेपर में आ जाता तो फिर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो अब देखें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालना है, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की। अब इसका स्क्वायर अलग अलग ले लें, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर है, फिर ये 2 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। ये स्क्वायर अलग अलग कर दिया, ठीक है ना यहां तक। अब बेटे देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर यहां से बचेगा 1 माइनस इधर से देखें ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया है, आर स्क्वायर भी यहां से बाहर निकल गया, तो यहां सिर्फ आर स्क्वायर बचा होगा, तो ये आर स्क्वायर बच गया। अब इसको देखें ना, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वाली चीज, तो इसको भी पहले यहां पे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये जीपी का पार्ट है कि नहीं है। तो ये देखें जी, यहां पे अब मैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर निकाल लेता हूं। सी की जगह ए आर स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डी की जगह ए आर की क्यूब, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी यहां तक। अब बेटे आगे देखिएगा, इसका जरा स्क्वायर अलग अलग ले, ए का स्क्वायर अलग, इधर स्क्वायर है, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आर की पावर 4 बन जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर अलग, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 टू द 6 हो जाएगा। ठीक है जी यहां तक। अब देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 और इधर से अगर 4 निकल जाए तो पीछे 2 बचेगा, तो आर का स्क्वायर बच जाएगा। लो जी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी आ गया। अब हमने बताना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये सारी जीपी का हिस्सा है कि नहीं है। तो जीपी के लिए क्या कंडीशन थी कि आर कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम। तो निकालें जी, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, आप कोई भी टर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं, तो हम सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म पहले निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म हमें पीछे क्या दी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का हमने आंसर ये वाला निकाला है, लिख दे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने ये आंसर निकाला है। अब बेटे यहां पे देखें, ए स्क्वायर से कैंसल, ये इससे कैंसल, आर स्क्वायर बचेगा। अब इसी तरह से A3 मतलब थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे, अगर उसका आंसर भी यही आ गया तो इसका मतलब फिर ये सारी जो है ना ये जीपी का हिस्सा है। तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दी गई है ना ये वाले, तो ये लिख के डिवाइड बाय सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लें जी इनकी वैल्यूज पुट करें, अभी हमने निकाला है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का ये वाला आंसर, तो ये यहाँ पे पुट कर दें। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का पिछले पेज पे हमने आंसर निकाला है वो ये आ गया। अब ये ए स्क्वायर से कैंसल, ये इससे कैंसल, आर का स्क्वायर है, इधर आर की पावर 4 है, तो इस आर की पावर 4 को जब आर का स्क्वायर डॉट आर का स्क्वायर करेंगे तो वो एक आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये 2 निकल जाएगा, पीछे सिर्फ आपके पास आर स्क्वायर बचेगा। या फिर समझ ना आए तो इस आर की पावर 4 को ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से कैंसिल, एक आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बच गया। अब देखें आंसर क्या आ रहा है, सेम, तो कॉमन रेशियो क्या आ गई बेटे, सेम। तो साबित हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। इस तरह से आपने लिख देना है। लेकिन जी इसका थर्ड वाला पार्ट भी है, तो थर्ड वाला पार्ट में देखें क्या कह रहा है, प्लस का साइन यूज कर रहा है, सारा कुछ यही होगा, सिर्फ देखें साइन प्लस का आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे या करके दे, चलो जी कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जी यहाँ पे देखिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने लगे हैं, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी की वैल्यू पुट कर दें। अब इसका स्क्वायर अलग अलग ले लें, तो यहाँ से देखें दोनों में ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे, ये देखें कर लेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर निकल आया। अब तो बेटे प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकालेंगे तो इस तरह से ये आंसर निकल आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। अब हमने शो करना है कि जीपी का हिस्सा है, तो कंडीशन जीपी के लिए क्या होती है कि आर सेम होना चाहिए, मतलब कॉमन रेशो। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
तो ये देखें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इनकी वैल्यूज पुट करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर क्या आया बेटे, ये वाला आंसर आया ना, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आया है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये पुट कर दें। अब देखो जरा, ये ए स्क्वायर से कैंसल, ये इससे कैंसल, तो आर स्क्वायर आएगा। अब आपके पास थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म का भी आंसर यही आ गया तो साबित हो जाएगा। तो सिमिलरली थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गई। डिवाइड बाय सेकंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन जिनके आंसर निकाल चुके हैं ना, तो पुटिंग करें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, ये देखें ये आंसर निकाल चुके हैं, ये लिखें यहाँ पे। डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी आंसर ये निकाल चुके हैं ऊपर, तो ये यहाँ पे लिख दें। अब ए स्क्वायर से कैंसल, ये इससे कैंसल, फिर इस आर की पावर 4 है, इधर आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से स्क्वायर बचेगा, यानी कि इस आर की पावर 4 को ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से कैंसल, तो एक आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये वाला आर स्क्वायर बच गया। अब देखें आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो लिहाजा साबित हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है ये जीपी में है। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंपॉर्टेंट है बेटे, बुक के ऊपर मेंशन करें, तवज्जो से समझिएगा जरा। इफ p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ अ जीपी इज m एंड p माइनस क्यूथ टर्म इज n, देन फाइंड द pth टर्म। तो अब देखें जरा, p प्लस क्यूथ टर्म का मतलब क्या है, जैसे आपके पास होता है ना nth टर्म, तो उसको आप क्या लिखते हैं, an। तो इस तरह से देखें p प्लस क्यूथ टर्म, तो इसको लिखेंगे ap प्लस क्यू। अब ये किसके इक्वल है, m के इक्वल, तो ये m के इक्वल कर दें। अब यहां पे इसका फार्मूला लगाएंगे, तवज्जो से जरा समझें। देखें जब आपके पास होता है an, तो फार्मूला क्या होता है, a1 r की पावर, जो नंबर यहां पे हो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये फार्मूला बन जाता है ना। तो बस यही निशानी याद रख ले कि जो नंबर यहां पे है उसमें से एक माइनस करना है r की पावर में। तो ये देखें इधर क्या है, p प्लस क्यू, तो पहले लिखें a1 r, इधर क्या है p प्लस क्यू, तो r की पावर p प्लस क्यू में से एक माइनस कर दें, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला लगा देंगे, इस साइड पे क्या है m, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। इसी तरह से आगे देखें, p माइनस क्यूथ टर्म इज n, तो p माइनस क्यू यानी कि जैसे a nth टर्म आपके पास क्या होती है, a n, तो अब है आपके पास p माइनस क्यूथ टर्म, तो इसको क्या लिखेंगे, a p माइनस क्यू, किसके इक्वल है, n के इक्वल। ठीक, अब इसका भी फार्मूला सेम इसी तरीके से, तो a1 r की पावर p माइनस क्यू, उसमें से एक माइनस कर दें, इज इक्वल टू n। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से आपने ये दो इक्वेशंस बना लेनी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने pth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जैसे nth टर्म का मतलब an है, वैसे ही pth टर्म का मतलब क्या है, ap, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां लिख दिया ap आपने फाइंड आउट करना है। अब इस ap की जगह अगर मैं फार्मूला लिख दूं तो वो ये बन जाएगा, देखें a1 r की पावर, जो कुछ यहां पे उसमें से एक माइनस, तो p माइनस 1। तो ये चीज आपने असल में फाइंड आउट करनी है, ये लिख ले या ये लिख ले, है एक ही बात। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया, सारी चीजें गिवन जो थी वो हमने मेंशन कर ली। अब बेटे ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है pth टर्म, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दें, m मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आसान मेथड से आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये बेटे a1, ये भी a1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो a1 का स्क्वायर बन जाएगा। इधर देखें ये भी r है, ये भी r है, तो बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये देखें r की पावर ये वाली प्लस ये वाली पावर, दोनों पावर्स ऐड हो गई। ठीक, इज इक्वल टू m को n से मल्टीप्लाई, तो m n ही रहेगा। ये स्टेप क्लियर है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, a1 का स्क्वायर r की पावर, ये p प्लस p कितना हो जाएगा, 2p, और ये प्लस का q माइनस q से कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू mn। ठीक है यहां तक। चलें जी आगे चलते हैं। a1 का स्क्वायर r की पावर, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लें यहां से बचेगा p माइनस 1। ठीक है यहां तक, m मल्टीप्लाई n राइट हैंड साइड पे। अब बेटे जरा इसको कैसे लिखने लगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। a1 के ऊपर भी स्क्वायर है और इस r के ऊपर भी देखें स्क्वायर r है। ठीक है, तो मैं इस सारी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, a1 r की पावर p माइनस 1 होल का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी से मुझे बताएं।
जब ये स्क्वायर इस पे लूंगा तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर इस पे लूंगा तो ये यही नहीं आ जाएगा 2 इंटू पी माइनस वन, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, सही है जी। तो इस सारी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। अब मुझे ना यहां से स्क्वायर खत्म करना है, अब ये वाली चीज मुझे चाहिए, देखो ना क्या चीज आपको चाहिए थी, a1 r की पावर p माइनस वन, यही निकालना था ना, इसी को हम ap कह रहे हैं, pth टर्म कह रहे हैं। तो अब ये चीज आपको नजर आ रही है, देखो a1 r की पावर p माइनस वन, तो उसके ऊपर ये स्क्वायर खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, यहां से बचेगा आपके पास a1 r की पावर p माइनस वन इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी तो m मल्टीप्लाई n की स्क्वायर रूट। तो यही आपके पास क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। देखें यही चीज आपने निकालनी थी, इसी को हम पीथ टर्म कहते हैं, इसको AP कह ले, एक ही बात है, ऊपर मेंशन कर चुका हूं, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपी। आपने जीपी में 3 कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हुज सम इज 26। कहता हूं उन 3 नंबर्स का जो सम है ना वो 26 के इक्वल आता है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 216 के इक्वल। तो आपने वो 3 कंसेक्टिव नंबर्स बताने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज एपी के लिए भी फाइंड आउट किए थे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं 3 नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, ए आर और ए डिवाइड बाय आर। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ए नंबर लिया था एक, फिर इस ए में डी को ऐड किया था और ए में से डी को माइनस किया था। अब डी की जगह इस एक्सरसाइज में हम ले रहे हैं आर और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें ए लिया, इसी ए के साथ आर को मल्टीप्लाई कर दें और आर से डिवाइड कर दें, तो ये 3 आपके पास जीपी के लिए कंसेक्टिव नंबर्स कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे देखें हमने ये कंडीशन लगानी है, वो कहता है कि इन 3 नंबर्स का सम जो है वो 26 के इक्वल है। तो इन 3 नंबर्स का आप सम करें और इसको 26 के इक्वल रख दें। अब यहाँ पे देखें तीनों में ए आर है ना, तो एक कॉमन ले लें, 1 ओवर आर यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से आर बचा, इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे ना आप एक लम्हे के लिए रुक जाएं, ठीक है, इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, ए की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखें उसने सेकंड कंडीशन क्या दी है कि देयर प्रोडक्ट इज 216। तो उन 3 कंसेक्टिव नंबर जो हमने ये लेट किए इनका प्रोडक्ट ले, ए ओवर आर मल्टीप्लाई ए आर इज इक्वल टू 216, ये भी कंडीशन लगा दी हमने। अब देखें ये आपके पास आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स ए आर है ना, मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 216। अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लें, ठीक है, तो क्यूब रूट तो आपको लेना आता है ना, तो यहाँ पे देखें क्यूब रूट लिया और इधर भी आप क्यूब ले लेंगे, 216 को लिख लें 6 की पावर 3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह अगर समझ ना आए तो ये देखें यहाँ पे आप 216 को लिखेंगे ना 6 की पावर 3, तो अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1 ओवर 3 इसकी पावर, तो 6 की पावर 3 होल की पावर क्यूब रूट का मतलब 1/3। ये देखें 3 3 से कैंसिल तो 6 ही बचेगा ना, ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज होगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप अब 11th में जाहिर सी बात आपको चीजें डायरेक्ट बतानी होती है, तो इस तरह आप डायरेक्ट भी कर लें तो अच्छी बात है, जिनको समझना है तो फिर वो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन जब ए आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, अब यहाँ पे आ जाए, ए की जगह ये ए है ना, इस ए की जगह 6 पुट कर दें और आगे देखें यहाँ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अभी मैंने वैसे ही लिखा है 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 26। यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 26 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आएगा आर, ये वाला आर एलसीएम आ जाएगा, तो आर को आर पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा और इसके नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है आर ही रहेगा, ऊपर वाले आर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम तो लेना आता है ना बेटे। चलें यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को ये स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। अब करें जी, ये आ जाएगा 2 3 द 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 द 6, तो 13/3 बच जाएगा। इस सारी चीज को मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, पहले आर स्क्वायर फिर आर फिर 1, तो आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय आर और इधर आ गया 13/3, 13/3। क्लियर है जी यहाँ तक। चलें जी अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 को आर से तो 13 आर ही रहेगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां पे हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर है। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 आर स्क्वायर 3 आर, 3 को 1 से 3 इज इक्वल टू 13 आर। अब ये जो 13 आर है ना, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस क्या है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज वही इज इक्वल टू 0 बच गया। क्लियर है यहाँ तक।
चलें जी, अब 3r माइनस 13r माइनस का 10r बच जाएगा। अब आप इस 10r को कैसे लिख सकते हैं, इसके पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 3r स्क्वायर इस 10r माइनस 10r को इस तरह से लिख सकता हूं माइनस 9r माइनस r, या इसको कह लें 1r। अब प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज बने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बने। तो ये देखें प्लस माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, तो माइनस का 10r बन रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से तो 9, r को r से r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर प्लस का, तो ये देखें 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से तो ये 3 3 9 9r स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसका मतलब पेयर बिल्कुल ठीक हमने बनाया है। तो ले जी प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बेटे यहां से ना इन दोनों में से आप 3r को कॉमन ले लें, तो 3r कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ r और यहां से बचेगा 3। इन दोनों में से ना आप -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा r और यहां से बचेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 3 से तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है जी यहां तक। अब देखो r माइनस 3 r माइनस 3, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये देखें जी 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा, इसको भी 0 के इक्वल रख दें, इसको भी 0 के इक्वल रखें। अब यहां से -1 इधर आके प्लस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई और r के साथ 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपको r मिल गया। इधर से r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब व्हेन r इज इक्वल टू 3, पहले ये लेते हैं, ठीक है, r की ये वैल्यू लेते हैं 3, और a हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितने हैं 6। तो लें जी हमने जो नंबर लेट किए थे वो निकालते हैं। एक हमारा a था तो a तो 6 है, और दूसरा हमारा नंबर था ar, तो ar निकालते हैं। a की वैल्यू 6 है, r की 3 है, तो 6 3 दा 18, तो ये आ गया दूसरा नंबर। और हमने एक और नंबर भी तीसरा लेट किया था a ओवर r, तो a हमारा 6 है, r कितना है 3, तो 3 2 दा 6, तो आंसर आ गया 2। लें जी ये आपके पास R3 पे ये 3 नंबर्स आए हैं 2 6 18। क्लियर है। अब हम R की वैल्यू लेते हैं जी 1/3, तो 1/3 पे भी हम नंबर्स देख लेते हैं। व्हेन R इज इक्वल टू 1/3 a इज इक्वल टू 6, तो एक तो पहला आ गया a इज इक्वल टू 6। अब a मल्टीप्लाई r, ये नंबर लेट किया था ना, तो a की जगह 6, r की जगह अब ये नंबर पुट करें 1/3, तो 3 2 दा 6 2 आ जाएगा। इस तरह a ओवर r निकालें, 6 डिवाइड बाय r कितना है 1/3। अब ये 3 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। लें जी आपके पास नंबर आ गए 18 6 और 2, तो इनको भी आप इस तरह से लिख लें 18 6 2। अब आप इकट्ठा करके लिख लें कि हमारे पास 2 6 18 या फिर 18 6 2, ये आपके पास वो 3 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब अगर इन 3 नंबर्स का आप सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, उसने कहा था कि सम 26 के इक्वल होना चाहिए। तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26, आ रहा है ना सम 26 के इक्वल। तो इसका मतलब जो हमने नंबर लेट किए थे वो ये बिल्कुल 3 नंबर्स आ चुके हैं। वाकई इन 3 नंबर्स का सम करने से आंसर क्या आता है 26, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 216 आ जाएगा। लो जी ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, इफ द सेकेंड टर्म इज 9 देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म। तो पहली बात बेटे उसने क्या किया कि थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इस बात को लिख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि थर्ड टर्म जो है वो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म के है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब a3 का फार्मूला क्या होगा a1 r स्क्वायर, जो नंबर यहां पे होता है r की पावर में कम कर देते हैं, तो ये देखें इसका फार्मूला होगा a1 r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर। ठीक, अब a1 इधर भी है इधर भी है, तो एक a1 इसमें से एक a1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे यहाँ पे एक a1 बच जाएगा और इधर से बचा r स्क्वायर। लो जी आपके पास देखें फर्स्ट टर्म आ चुकी, a1 की वैल्यू आ गई r स्क्वायर। अब हमें चाहिए r कॉमन रेशो, फिर उसके बाद तो हम 6 वाली टर्म निकालेंगे ना, उसमें यूज होंगे दोनों। तो अब बेटे यहाँ पे देखें सेकंड बात उसने क्या की थी कि सेकंड टर्म इज 9, तो ये देखें सेकंड टर्म इज 9। ठीक, अब a2 का क्या फार्मूला होगा a1 r, जो नंबर यहां पे होता है r की पावर में कम होता है ना, तो इसका मतलब यहां 1 होगा। क्लियर है बेटे यहां तक। तो a1 r इज इक्वल टू 9, इस बात को नोट कर लीजिएगा, आगे यूज करेंगे ये चीज। अब बेटे इस a1 की जगह ना मैं ये लिखने लगा हूं r स्क्वायर। देखें a1 किसके इक्वल है r स्क्वायर, तो इस a1 की जगह लिखें r स्क्वायर और ये वाला r एज इट इज इक्वल टू 9। अब देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 3, तो r का क्यूब इज इक्वल टू 9। अब आप क्या करें दोनों साइड्स पे 1/3 पावर ले लें,
इधर भी आप पावर ले ले 1/3, इस साइड पे भी आप पावर ले ले 1/3, तो ये 3 3 से कैंसल, तो r इज इक्वल टू 9 की पावर 1/3, ये आपको r मिल गया। r भी आ चुका है, a1 भी आ चुका है। अब आप 6 वाली टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टू फाइंड 6 वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला लगाएं, a6 इज इक्वल टू a1 r की पावर 5 होता है, सही है। तो a1, अब a1 हमारे पास क्या है जी, a1, अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा ना आसान कर देता हूं कि पहले ना a1 एज इट इज लिखें, ये जो r की पावर 5 है ना, इसको आप पहले ब्रेक करें, इस तरह से लिखें कि r डॉट r की पावर 4, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें a1 अपनी जगह पे, r की पावर 5 को मैंने लिखा r डॉट r की पावर 4, r से मल्टीप्लाई होगा 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूं ना। अब बेटे देखें इस सारे की जगह a1r किसके इक्वल है, ये देखो 9 के इक्वल है, तो मैं इस a1r की जगह लिख दूंगा 9 डॉट, आगे क्या है r की पावर 4, तो r किसके इक्वल है, r है 9 की पावर 1/3, तो इस r की जगह लिखे 9 की पावर 1/3, और इस सारे के ऊपर देखो पावर 4 थी तो 4 लगा दें, ये स्टेप क्लियर है। चले अब बेटे देखें ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 को 1 से 4 4/3, तो 9 की पावर 4/3 बन गया, और ये 9 एज इट इज। क्लियर है यहां तक, आराम से देखते जाए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जो हम बोल रहे होते हैं ना वो सुना करें गौर से बैठे, और नजर इधर रखा करें। तो अब ये देखें इसकी पावर क्या होगी 1, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 4/3, तो 9 की पावर 1 + 4/3, ठीक है जी। यहां तक दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब बेटे इस 1 के नीचे तो 1 होगा ना, तो अब यहां पे एलसीएम ले लें, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो यहां 1 है लिहाजा 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा ऊपर, एलसीएम तो लेना आता है ना। तो इस तरह देखें आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7/3, तो 9 की पावर 7/3, तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं 7/3 को ना इस अंदाज में लिखता हूं, क्या करता हूं ये देखें, 7 / 3, तो 7 तक़सीम 3, तो 3 × 2 = 6, 7 - 6 1 बचेगा, तो ये आपके पास क्वोशंट आ गया, ये आपके पास क्या है रिमाइंडर, और इससे आपने तकसीम किया था, ये आपका डिवाइजर होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, ठीक है। तो ये देखें क्वोशंट आपका क्या आया है 2, तो ये 2 लिखा, प्लस ये निशानी याद करनी पड़ेगी, प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो उसे किससे डिवाइड किया 3 से, तो ये 3 आ गया, तो 2 + 1/3, 1/3, ठीक है जी। तो इसी 7/3 को आपने इस अंदाज में इस तरह से लिख लेना है, और ये साइड पे कर लीजिएगा। अब बेटे जरा देखें काम आसान हो गया आपका, ये जी 9 की पावर 2 अलग कर दें और 9 की पावर 1/3 अलग कर दें, क्योंकि जब इन दोनों की देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1/3 फिर से यही बन जाएगा, तो मैंने इनको अलग अलग इस तरह से लिख लिया। अब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 9 दा 81 बन जाएगा, तो ये आ गया 81, और इस 9 की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से क्यूब रूट में, तो 9 की क्यूब रूट आ जाएगी। अब क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है ना, तो 9 की पावर 1/3 बन जाएगा, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। लो जी ये आपके पास बुक के एंड पे आप देखें यही आंसर है, तो ये आपके पास 6 वाली टर्म आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, बुक पे मेंशन कर लीजिएगा, है छोटा सा आसान भी है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। इफ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन जीपी, ये अगर जीपी में है, शो दैट द कॉमन रेशियो इज +-√a/c। अगर ये जीपी का हिस्सा है तो फिर आपने शो करना है कि जो कॉमन रेशियो आर है वो इसके बराबर है। तो ले जी शो दैट, क्या चीज शो करनी है बेटे कि कॉमन रेशियो आर जो है वो इसके बराबर हो। तो करते हैं फिर शो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीपी के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कॉमन रेशियो इज सेम। तो फिर ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ये देखें ना कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अब ये a ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और ये b नीचे आ जाएगा, तो a/b, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया a/b, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसी तरह बेटे अब थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो ये देखें थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, हम जीपी की कंडीशन लगा रहे हैं ना कि कॉमन रेशियो क्या होती है इक्वल सेम, तो r इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो
तो अब ये B ऊपर चला जाएगा, ये C नीचे आ जाएगा। इतना तो आपको तरीका आता है ना। अगर नहीं आता तो फिर आप वो बच्चों वाला भी कर सकते हो, तकसीम करके फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बन जाएगी। तो बहरहाल ये ज़्यादा आसान है, C नीचे और ये B ऊपर, तो B ओवर C, तो R इज इक्वल टू B ओवर C आ गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में ये आ गई आपके पास, इक्वेशन 2 ये आ गई। हम दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यही प्रूव करना है कि R इज इक्वल टू दिस, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, R को R से मल्टीप्लाई कर दें, और राइट साइड जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चले, R को R से R स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से आप देखें कि ये जो B है B से कैंसल, तो A ओवर C बच जाएगा। ले जी, अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें R चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इससे ख़त्म, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा R। तो जब इधर से स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट A ओवर C, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। तो ये देखें, कॉमन रेशो क्या आ चुकी है, प्लस माइनस अंडर रूट A ओवर C, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इफ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। प्रीवियस एक्सरसाइज में जो AP यूज करके ना उसकी बात कर रहा है। कहता है AP के आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लें, और उन नंबर्स में से ये वाले नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, और फिर जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो GP का हिस्सा होंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ देयर सम इज 21, और AP के जो आपने 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव लेने उनका सम वो कहता है 21 के इक्वल है। फिर आपने ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ये है स्टेटमेंट समझ आ गई। अब काम आसान हो जाएगा। तो पहले तो ये देखें, AP के लिए 3 आप कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे लेट कर लें। तो आपको याद होगा हमने एक A लिया था, और A में एक दफ़ा D को ऐड कर दें, और एक दफ़ा A में से D को माइनस कर दें। ये आपके AP के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए, याद रखिएगा। अब वो कहता है ये वाले जो 3 नंबर्स हैं 1, 4 एंड 3, वो इनमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है AP। तो AP की 3 टर्म्स आ गई, इन नंबर्स को माइनस कर दें। तो देखें, पहला नंबर क्या है 1, तो A माइनस D माइनस 1 कर दें, ये आ गया। उसके बाद इधर A है, इधर क्या है 4, तो A माइनस 4। फिर उसके बाद इधर 3 है, 3 को माइनस करेंगे तो A प्लस D माइनस 3। ठीक है जी, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि हमें A की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटिंग करनी है। तो इधर आ जाए। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई इन APs के जो नंबर्स हैं या टर्म्स हैं, इनका जो सम है ना वो क्या है 21 के इक्वल। तो इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास 3 नंबर्स थे AP के, A माइनस D, A प्लस D, इनका सम करें और इनको 21 के इक्वल रख दें। कंडीशन लगी जी। अब ये माइनस का D प्लस D से कैंसल, तो A प्लस A 3A बन जाएगा इज इक्वल 21। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, तो A आपको मिल गया 7। लो जी, A आपके पास आ गया 7। अब ये A की वैल्यू यहां पुट करेंगे। अब इधर आ जाए, ये देखें, A की जगह 7 माइनस D माइनस 1, A की जगह 7 माइनस 4, A की जगह 7 प्लस D माइनस 3। अब 7 माइनस 1 6 बचेगा, तो 6 माइनस D, एक नंबर आपके पास ये आ गया। अब ये नंबर आपका GP का हिस्सा है। ठीक है, उसने कहा था रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, तो ये रिजल्टिंग नंबर्स आते जा रहे हैं। 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, और 7 माइनस 3 4 बचेगा, 4 प्लस D, तो ये आ गया आपके पास तीसरा नंबर। तो ये जो रिजल्टिंग नंबर्स आए हैं ये अब आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये GP का हिस्सा है। तो अब कंडीशन लगाएं जी, गिवन कंडीशन कि दीज रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, और GP में है तो फिर इसका मतलब R कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है जी, तो कॉमन रेशो का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, उसको इक्वल रख देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो कॉमन रेशो R इज इक्वल टू R कर देंगे, या यूं कह लें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 3 है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 6 माइनस D। अब ये इक्वल होना चाहिए बेटे किसके, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। ठीक है जी, तो इक्वल हो गया। अब यहां से हम आगे चलते हैं। यहां पे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहां तक क्लियर है। 3 3 9 हो जाएगा। अब 6 को 4 से 24 आ जाएगा, और फिर उसके बाद इस माइनस D को 4 से तो माइनस का 4D, फिर 6 को D के साथ तो प्लस का 6D, फिर ये माइनस का D 4 से तो माइनस का D स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर है। अच्छा जी, 9 इज इक्वल टू 24, इधर देखें माइनस का 4D प्लस का 6D प्लस का 2D बचेगा, और ये माइनस का D स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक।
जरा और सिंपल कर लेते हैं। ये माइनस का डी स्क्वायर है, इस साइड पे इसको ले आए, ये तीनों वैल्यूज ने इस साइड पे ले आए। डी स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस का 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 9 वाला अपनी जगह पे ठहरा है। इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बच गया 0। यहां तक नोट कर लें जल्दी से। माइनस का 24 प्लस का 9 माइनस का 15 बचेगा। यहां तक क्लियर है। लें जी इसके पेयर बना लेते हैं। माइनस 2d को लिख सकता हूं माइनस 5d प्लस 3d, फैक्टराइज करने लगा हूं, ठीक है। तो प्लस माइनस करें जरा इनको, माइनस का 2d बचेगा, देखें ना 5 माइनस का है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 2d। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज बननी चाहिए ये वाली, माइनस का 15d स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15, तो माइनस का 15, d को d से तो d स्क्वायर, तो बाहर वाली चीज वाकई बन रही है। इनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाला बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तो अंदर वाला बनना चाहिए। ये होते हैं पेयर को चेक करने का तरीका। बिल्कुल ठीक है। लें जी इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर। अभी इन दोनों में से आप क्या करें, d कॉमन ले लें, यहां से d बचेगा और यहां से 5। इस तरह यहां से 3 कॉमन ले लें प्लस का, यहां से d बचेगा और यहां से माइनस का 5। क्लियर है यहां तक। अब ये देखें d माइनस 5, इसको एक दफा लिखें और ये d प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इनको दोनों को 0 के अलग अलग पुट कर देंगे। d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से d निकालें 5 और यहां से d आएगा माइनस का 3। क्लियर है यहां तक। अब बेटे आप देखें कि d की वैल्यू 5 पे वो जो 3 नंबर्स हमने लेट किए थे उन ओरिजिनल नंबर्स के वैल्यूज हमें चाहिए। तो व्हेन d इज इक्वल टू 5 और a कितना है 7, तो a तो आपके पास आ गया 7। लो जी ये तो आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए a माइनस d, तो a की जगह 7, d की जगह माइनस 5, ये माइनस फार्मूले वाला, d की जगह 5, सॉरी ये 5 है ना, तो 7 माइनस 5 2 आ गया। a प्लस d को निकालते हैं, ये नंबर भी तो लेट किया था ना तीसरा, तो a की जगह 7 प्लस d की जगह 5, 7 प्लस 5 12। लो जी ये नंबर आ गए 2 7 12, 2 7 12। ठीक है जी। अब अगर d की वैल्यू माइनस 3 लेते हैं, ये भी तो आई है ना, तो इस पे भी देख लेते हैं कौन से नंबर आते हैं। तो व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू 7, तो एक तो आ गया a इज इक्वल टू 7। अब a माइनस d निकाल लें, तो 7 माइनस इंटू माइनस 3, d की जगह माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। इसी तरह से a प्लस d निकालेंगे, तो a की जगह 7, d की जगह माइनस 3, तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर आ गया जी 10 7 4। तो ये आपके पास नंबर आ गया। इस तरह से आप इनको तरतीब से लिख देंगे, या ये। अब आप इनका सम करके देख लें कि आपके पास वही आंसर आता है कि नहीं आता। लें जी इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये देखें 12 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा जी 21। तो उसने यही तो स्टेटमेंट में कहा था कि उनका सम जो है वो 21 है, तो आप इनका सम करें 21 आता है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, और इधर वाले अगर लेते हैं तब भी देखें सम क्या आता है 21 आता है। इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज्ड बाय 1 4 15 रिस्पेक्टिवली। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर जो है AP के वो आपने लेट कर लेने, और उसमें से ये वाले नंबर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अब आपने ऐड कर देना है उनमें। अभी जो क्वेश्चन किया इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे ऐड कर देना है इनको। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, तो वो रिजल्टिंग नंबर GP में है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, और उन AP नंबर्स का जो सम है वो कितना है, वो 6 के इक्वल है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, बस आपने जो AP के नंबर लेट किए हैं उनमें आपने ये वाले नंबर ऐड कर देने हैं। पीछे हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ऐड करना है। लेट a माइनस डी a प्लस डी। अब a माइनस डी में ये पहला 1 ऐड कर दें, ये आ गया। फिर a में 4 ऐड कर दें, फिर a प्लस डी में 15 ऐड कर दें, ये 15 ऐड कर दिया। अब कंडीशन क्या है कि भी इन 3 नंबर्स का जो सम है वो क्या है 6 के इक्वल। तो इन 3 नंबर्स का सम लें, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो इज इक्वल टू 6। ये कंडीशन लग गई। अब यहां से a निकाल लें, ये d माइनस का प्लस डी से कैंसल, 3a प्लस a 3a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 3 टू द 6, तो a आ गया 2। क्लियर है जी यहां तक, ठीक है। अब बेटे a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4, a प्लस डी प्लस 15, ये जो है इसमें आपने a की वैल्यू पुट कर देनी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो a की जगह 2 माइनस डी प्लस 1, इधर a की जगह 2, इधर a की जगह 2। अब सॉल्व करें, 2 प्लस 1 3 माइनस डी, इधर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 2 प्लस 15 17 प्लस डी। लें जी ये आपके पास अब जो ओरिजिनल नंबर्स आ गए ये क्या है जीपी का हिस्सा, ठीक है जी। अब जीपी में अगर ये हैं तो फिर इसका मतलब कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए बेटे, सेम होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होगी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। क्लियर,
ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। अब लें जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई और इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दें। यहां तक क्लियर है? चलें जी, 6 को 6 से 36, 3 को 17 से 51, 3 को d से 3d, फिर माइनस डी को 17 से तो माइनस का 7d, फिर माइनस डी को प्लस डी से तो माइनस का d स्क्वायर। क्लियर है बेटे यहां तक? अब 51 और अच्छा 51 तो 51 ही रहेगा, प्लस का 3d माइनस का 7d, तो ये बन जाएगा जी माइनस का 14d। 17 में से 3 निकाल देना, 14 बचेंगे, माइनस का d स्क्वायर। अब माइनस का d स्क्वायर इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से माइनस 14 है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 51 है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 36 अपनी जगह पे इज इक्वल टू क्या बच गया इस साइड पे 0। यहां तक नोट कर लें जी। लें जी वही क्वेश्चन बेटे दोबारा लिखिए, डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस का 51 प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 51 प्लस 36 माइनस का 15 बचेगा, यहाँ पे माइनस कर लें, ये माइनस आएगा बेटे, ठीक है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये देखें, इस 14d को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का 15d माइनस का 1d, प्लस माइनस करेंगे तो वही प्लस का 14d बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाला 15d स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इसके पेयर बना लिए, 15d माइनस का 1d, और ये माइनस का 15 एज इट इज यहाँ पे लिखें माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से आप d कॉमन ले लें, d कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा d और यहाँ से बचेगा प्लस का 15। इन दोनों में से ये भी माइनस में है, ये भी माइनस का 15 है, तो -1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा प्लस का d और यहाँ से भी बचेगा प्लस का 15। देखिए ना, माइनस को जब अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें d प्लस 15, ये d प्लस 15 सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो d माइनस वन इंटू, इसको एक दफा लिखें, d प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कर दें। अब ये d माइनस वन भी 0 के इक्वल पुट होगा, और ये d प्लस 15 भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहां से निकला d इज इक्वल टू 1 और यहां से d इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे आप यहां पे देखें कि d इज इक्वल टू 1 के लिए उन नंबर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि लेट किए थे। तो d इज इक्वल टू 1 और a हमारे पास क्या आया है 2, तो एक तो आ गया a इज इक्वल टू 2, दूसरा हमारे पास क्या था a माइनस डी, तो a माइनस डी को फाइंड आउट कर लें, a हमारा 2 है, d हमारे पास 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। इस तरह a प्लस डी को निकाल लें, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो नंबर आ गया जी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर्स आ गए 1 2 3, क्लियर। अब आ जाए d इज इक्वल टू -15 भी तो आया है ना, इसके लिए नंबर्स निकालते हैं। तो a आपके पास आ गया 2, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, a माइनस डी निकालते हैं, a 2 है, d है -15, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 15 17, तो ये आ गया जी 17 दूसरा नंबर। a प्लस डी निकालें, a 2 है, d आपके पास क्या है माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 प्लस का 2 तो माइनस का 13 बचेगा। तो नंबर्स आ गया जी आपके पास 17 और 2 -13, 17 2 -13। तो इनको आप इस तरह से इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अब आप इनका सम करके देखें आपके पास क्या आता है, 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ द pth एंड qth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर q एंड p, मतलब pth टर्म में दी गई है q और qth टर्म क्या है p रिस्पेक्टिवली, शो दैट p प्लस qth टर्म इज q की पावर p तकसीम p की पावर q होल की पावर 1/p माइनस q। यानी कि अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो फिर वो कहते हैं आप शो करें कि p प्लस qth टर्म जो है वो इसके इक्वल है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आसान है बेटे, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, एहतियात के साथ इसको करेंगे कहीं ताकि गलती ना हो जाए। तो ये देखें pth टर्म का मतलब क्या है, जैसे होता है ना nth टर्म, तो nth टर्म से मुराद an, इस तरह से pth टर्म को हम लिखेंगे ap, ये किसके इक्वल है q, तो ap इज इक्वल टू q, और qth टर्म को हम लिखेंगे aq, तो aq किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो ये आ गया p के इक्वल। अब बेटे ap की जगह ना फार्मूला लिखें, जैसे आपके पास फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 r की पावर n, यहां जो कुछ होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये फार्मूला होता है ना, ठीक है, स्टार्ट में बताया था। अब इधर है p, इसको आप n ही समझें, तो ये देखें a1 r की पावर p है, तो p -1 कर दें, तो इसका फार्मूला लगा, इधर q है, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह यहां पे देखें aq है, तो इसका भी फार्मूला लगाएं, a1 r की पावर q -1 हो जाएगा इज इक्वल टू p, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। सही है। हमने क्या चीज शो करनी है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, p प्लस qth यानी कि a p प्लस q, ये वाली टर्म आपने फाइंड आउट करनी है जो कि इसके इक्वल हो। तो इस सारी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये देखें q की पावर p, इस तकसीम को ऐसे
डिवाइड बाय p की पावर q होल की पावर 1/p माइनस q। मतलब हमने ये चीज शो करनी है। अब इसको भी आप फार्मूले की तरह लिख लें जैसे इनको लिखा है, ठीक है। तो ये देखें p प्लस क्यू है ना, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा r की पावर में, तो a1 r की पावर ये लिखें p प्लस क्यू और -1 कर दें, तो इसका फार्मूला ये आ गया। लिहाजा हमने ये चीज जो है ना वो इसके बराबर, ये राइट हैंड साइड वैसे की वैसे है, तो यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये वाला समझ लें, एक ही बात है, इसको समझ लें, आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको समझ लेंगे, ये वाली चीज हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी जो कि इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज हमने प्रूव करनी है कि वो इसके इक्वल है। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशन 1 को ना मैं जरा गौर कीजिएगा, इधर q की पावर p मुझे चाहिए और p की पावर q बनाना है। तो यहां देखो सिर्फ q है, तो q के ऊपर मैंने पावर p लेके आनी है। देखें ना q के ऊपर पावर p है, ध्यान से, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पावर p लेके आनी है। तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर ना दोनों साइड्स पे पावर ले लूंगा p, ठीक है। तो ये देखें इक्वेशन 1 के ऊपर मैंने दोनों साइड्स पे पावर p ले ली, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे पावर p और राइट हैंड साइड पे भी पावर p ले ली, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उस पे गौर करें, p की पावर आपको क्या बनाना है, q। तो इस इक्वेशन 2 को आप कैसे लिखेंगे कि इधर भी पावर q इधर भी पावर q ले ले। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने पावर q ले ली, इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूं, और राइट हैंड साइड पे p है तो इसके ऊपर भी पावर q ले ले, ठीक है। अब देखें ये q के ऊपर p ये नजर आ रहा है, p के ऊपर q ये नजर आ रहा है। तो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने इस तरह से दोबारा लिख लेना है कि उनकी पावर्स लेके। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, इसकी पावर अलग अलग करने लगा हूं, a1 की पावर p और r की पावर p माइनस 1 को जब p ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो p का स्क्वायर माइनस p बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू q की पावर p। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह यहां पे भी देखें a1 की पावर q और r की पावर q माइनस 1, ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो q को q से q का स्क्वायर और माइनस q को 1 से तो माइनस का q, ठीक है, इज इक्वल टू p की पावर q। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखें ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अब क्या करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाय 4। ऊपर देखो क्या चाहिए, q की पावर p ऊपर होना चाहिए, तो वो तो 3 में आ रहा है ना, q की पावर p। तो इस इक्वेशन को ऊपर रखें और इस पे डिवाइड कर दें इक्वेशन 4 को। लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वेशन 3 की और ये इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, उससे डिवाइड कर दिया। इस तरह ये इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है q की पावर p और इस पे आप डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 की ये वाली राइट हैंड साइड को। तो इस तरह बेटे आपने डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4 कर देना है, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखें जरा गौर कीजिएगा बेटे, इधर a1 है इधर भी a1 है, ये a1 इसका मतलब ये a1 की पावर प्लस q है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस q हो जाएगी। फिर वो a1 ये मैं साइड पे कर देता हूं, आपको समझ ऐसे नहीं आएगी। ये देखें a1 की पावर p, ये वाला जो a1 की पावर प्लस q है, ऊपर जब ये आएगी वैल्यू तो ये बन गई a1 की पावर माइनस q। अब देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो p माइनस क्यू बन जाएगा, तो a1 की पावर p माइनस क्यू बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ये देखो a1 की पावर p माइनस क्यू, मतलब a1 की पावर q जब ऊपर जाएगी तो इस तरह माइनस क्यू बन जाएगी। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a1 की पावर p माइनस क्यू बन गया, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से आगे देखें, ये भी r ये भी r, तो ये जो r की पावर है ये बन जाएगी ऊपर जाके, ये बन जाएगी, ये देखें मैं ऊपर वाली पहले लिख लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं, जगह कम है, कोई नहीं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन बात समझ आ जाएगी। ये देखें r की पावर p स्क्वायर माइनस p, और इधर से ये जो r ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा r की पावर माइनस इंटू q स्क्वायर माइनस q, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें r की पावर p स्क्वायर माइनस p डॉट r की पावर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब ये भी r ये भी r, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये देखें r पावर ऐड करें, इधर है p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p, इधर है माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है जी यहाँ तक क्लियर है। तो इस सारी चीज को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। इज इक्वल टू क्या है, q की पावर p डिवाइड बाय p की पावर q। अब मुझे बताएं यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इस पूरी इक्वेशन को नोट कर लें। ले जी वही इक्वेशन मैंने दोबारा यहां पे लिखी है, यहां तक नोट कर लिया ना बेटे। अब देखें a1 की पावर p माइनस क्यू एज इट इज,
इसमें ना मैं माइनस क्यू स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं और p को बाद में लिख रहा हूं। ये देखें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू, थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे कर दी है, ठीक है। और बाकी राइट हैंड साइड पे जो कुछ है वैसे का वैसे आ जाएगा। अब a1 की पावर p माइनस क्यू, इधर देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास है ना ये चीज, ये बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उसको आप कैसे लिखते थे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ऐसे लिखते थे ना। तो इधर देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपका ए है ये आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसी तरह से लिखें, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो मैंने पी प्लस क्यू लिखा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, और आगे माइनस पी प्लस क्यू एज इट इज। तो यहां से बल्कि ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये वाला बन जाएगा प्लस का और ये वाला बन जाएगा माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया ना, कॉमन ले लिया। तो यहां से माइनस कॉमन, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो कुछ है उसको आने दें अभी। लेकिन जी बस होने वाला है बेटे, a1 की पावर p माइनस क्यू एज इट इज। यहां पे जरा गौर कीजिएगा, अब ये p माइनस क्यू इसमें भी है और p माइनस क्यू इसमें भी है, तो यहां से कॉमन ले लें। तो p माइनस क्यू आ गया कॉमन, यहां से बचेगा p प्लस क्यू और इधर से बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1। राइट हैंड साइड पे जो कुछ है आने दें। अब चलते हैं जी आगे, इधर देखो a1 की पावर क्या है p माइनस क्यू, इधर भी r की पावर p माइनस क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना बेटे। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a1 डॉट r की पावर ये वाली सारी, ये वाली पावर पहले लिखें p प्लस क्यू माइनस 1, और इस सारे के ऊपर ये वाली पावर ले लें p माइनस क्यू। अब देखो जब आप ये वाली पावर लेंगे तो पहले a1 के ऊपर आएगी ना, तो ये चीज बन जाएगी, फिर यही पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही चीज बन जाएगी। तो मैंने इस सारी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, जहां तक क्लियर है। और राइट हैंड साइड पे जो कुछ है इसको भी आने दें, इसका पता कर लेते हैं आगे जाके, ठीक है। तो टेकिंग पावर, अब मुझे जाहिर सी बात है वो प्रूफ करना है, तो मैं उसको सामने देख रहा हूं, तो वो चीज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड्स पे ना मैं 1 ओवर p माइनस क्यू ये पावर ले लूंगा ऑन बोथ साइड। तो इस सारी साइड पे होल की पावर ले, ये देखें ये मैंने सारी चीज पहले लिखनी है, ये सारी लिख ली। अब इस सारे के ऊपर देखें 1 ओवर p माइनस क्यू की पावर ले लें। इधर क्या था q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q, इधर भी आप क्या लें 1 ओवर p माइनस क्यू वाली पावर। अब बेटे यहाँ पे आगे चलते हैं, देखिएगा जरा और कीजिएगा, बस हो गया इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखें ये p माइनस क्यू से कैंसल, इधर से बचा a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, और इधर से देखें क्या बच गया q की पावर p डिवाइड बाय p की पावर q होल की पावर 1 ओवर p माइनस क्यू एज इट इज, यही चीज आ जाएगी। अब आप जाएं जरा पीछे, जो चीज हमने शो करनी थी वो यही नहीं थी कि a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं है। मैं आपको चेक करवा देता हूं, ये देखें जी ये चीज हमने शो करनी थी, a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इस चीज के बराबर है। तो हमारा रिजल्ट भी तो यही आ चुका है, ये देखें a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। अब इस सारी चीज को आप लिखना चाहें तो आप इसको p प्लस क्यू टर्म भी लिख सकते हैं, तो इस सारी का मतलब है ये वाला, तो a p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये सारी चीज आप ऐसे लिख लें क्यू ये, अच्छा मैंने इसको इस चीज को दोबारा लिखा है कि p प्लस क्यू, यानी कि इस बात का मतलब है p प्लस क्यू, सही है। अब इधर क्या है राइट हैंड साइड q की पावर p, बुक ने जिस तरह इस डिवाइड बाय को तकसीम लिख दें इस तरह से, और p की पावर q होल की पावर 1 ओवर p माइनस क्यू, ये लिखें या ये लिखें बात एक ही है, तो ये प्रूफ हो गया। ले जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कहता है इफ a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 अप टू सॉन आर इन जीपी देन फाइंड द फिफ्थ टर्म, आपने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आसान है बेटे, थोड़ा लेंथ जरूर है लेकिन हो जाएगा, आसान है। हमें चाहिए पहले दो चीजें a1 और r, अगर ये दो मिल गए तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे फिफ्थ टर्म का और आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फॉर जीपी के लिए आर क्या होना चाहिए बेटे, मतलब कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेम, ये कंडीशन है जीपी की, तो वही कंडीशन बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होनी चाहिए थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। थर्ड टर्म ये है आपके पास, सेकंड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, यही जीपी की कंडीशन लगा दी हमने। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे, तो ये देखें ये 2a प्लस 2 है, ये भी 2a प्लस 2 है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये वाला a इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक।
लें जी बस इसका स्क्वायर ओपन करें, ए है इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर का क्या फार्मूला था, ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखें ए का स्क्वायर डायरेक्ट करूंगा 2 टू द 4 हो जाएगा ना, ए का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab। अब 2a हमारा ये है 2a और b हमारा 2 है, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8a आ जाएगा, 8a आ गया। इज इक्वल टू भाई इस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर और प्लस प्लस a को 3 से 3a। ठीक है यहाँ तक। लें जी फिर आगे चलते हैं। 4a स्क्वायर, ये जो प्लस का 3a स्क्वायर है इस साइड पे इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से ये 8a अपनी जगह पे, ये जो प्लस का 3a इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 4 एज इट इज अपनी जगह पे, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बच गया 0, क्योंकि दोनों तो इधर आ चुके हैं ना, इधर बच गया 0। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे आप देखें कि 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर बचेगा, इधर से 8a माइनस 3a 5a आ जाएगा, और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा अगर गौर कीजिएगा बेटे 5a को ऐसे लिख सकता हूँ 4a प्लस 1a, पेयर बना लेते हैं ना। ठीक है, तो 5a को लिखा 4a प्लस 1a, प्लस माइनस करें तो ये चीज बन रही है, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला बन रहा है, तो इसका मतलब पेयर ठीक बनाए हैं, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, इधर से बचा a, इधर से बचा 4, इस तरह इन दोनों में से आप ले लें 1 कॉमन प्लस का, इधर से a बच जाएगा और यहाँ से 4 बच जाएगा। अब देखें a प्लस 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो a प्लस 4 एक दफा लिख देंगे और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस 1 भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और a प्लस 4 भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से a निकालो -1 आ जाएगा ना, ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और इधर से देखें a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपको a मिल गया -1 और a मिल गया माइनस का 4। अब हम देखते हैं कि इनमें से a की कौन सी वैल्यू सही है या उसके लिए पॉसिबल है आंसर। ठीक है, अब देखें हमारे पास a की दो वैल्यूज आई हैं, a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -4। अब हम कौन सी माने, कौन सी ठीक है, तो इसको जरा चेक कर लेते हैं। जीपी में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये हमारे पास थर्ड टर्म थी, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखें व्हेन a इज इक्वल टू -1, पहले a इज इक्वल टू -1 लेते हैं, इसको जरा चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। देन इधर लगाते हैं जी, a की जगह वैल्यू पुट करें, a की जगह क्या आ जाएगा -1, फिर आगे देखें 2a की जगह -1, इधर वैसे का वैसे 2 आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद थर्ड वाली टर्म में देखें a यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ -1 लगा दें, तो ये तो -1 ही आएगा। फिर ये देखें ये माइनस का 2 प्लस का 2, -2 प्लस 2, उसके बाद तीसरी टर्म में देखें प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 प्लस का 3, अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इधर से बचा -1, दूसरी टर्म आपके पास क्या होगी 0, और तीसरी टर्म भी क्या होगी 0। अब 0 0 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिहाजा a इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू आपने नहीं लेनी। अब जरा a इज इक्वल टू -4 के लिए चेक कर लेते हैं, ये पॉसिबल होगा। तो ये देखें दोबारा मैंने वही ये यानी कि इधर लिख लेता हूँ a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 ये नंबर दें। ठीक है, तो a की जगह -4, फिर आगे a की जगह यहाँ पे -4, फिर इस a की जगह ये -4, तो ये तो -4 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 माइनस का 8 प्लस का 2, कॉमा, उसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 माइनस का 12 प्लस का 3 ये वाला। ठीक है यहाँ तक। अब ये माइनस का 4 ही आएगा, -8 प्लस 2 माइनस का 6 -12 प्लस 3 माइनस का 9। अब देखें यहाँ पे कोई नंबर 0 नहीं आ रहा, तो लिहाजा a इज इक्वल टू -4 ये पॉसिबल है इन जीपी। तो फिर अब बस आप यहाँ से वही r यानी कि कॉमन रेशो r तो हमें चाहिए ना, फिर उसके बाद हम फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे। तो r को निकालते हैं जी, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो मैं लिख लेता हूँ थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आई है बेटे, होती 3a प्लस 3 डिवाइड बाय सेकंड टर्म क्या है 2a प्लस 2। देखें ना, अभी मैंने ये चीज़ हमें गिवन है, ये देख सकते हैं ऊपर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। लेकिन जी ऊपर से देखें दोनों में 3 आ रहा है, कॉमन ले लें a प्लस 1 बचेगा, और नीचे देखें 2 दोनों में आ रहा है 2 कॉमन ले लें a प्लस 1 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2, तो r आपको क्या मिल गया 3/2 मिल गया। r भी आ गया, a1 भी आ गया। a1 क्या था पीछे, अब मैं क्या दिखाऊं पेज पे, यहीं पे देख लें, a1 आपके पास ये फर्स्ट टर्म होगी ना a, तो लिहाजा अब हम फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। लें जी टू फाइंड फिफ्थ टर्म, a5 आपने फाइंड आउट करना है, तो a1 आपके पास a है और r आपके पास क्या है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 3/2।
लें जी 5 वाली टर्म का फार्मूला लगाएं, a1 r की पावर 4, जो नंबर यहाँ पे होगा r की पावर में 1 कम हो जाएगा, यही फार्मूला है। तो a1 की जगह देखें, a1 हमारे पास क्या होगा a, और a हम निकाल चुके हैं, कौन सा नंबर पॉसिबल था जी, a1 इज इक्वल टू a है ना बेटे, तो a के दो नंबर आए थे -1 और -4, तो -1 के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो पीछे बचा -4, -4 के लिए पॉसिबल है, तो लिहाजा a हमारा क्या होगा -4। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे a1 की जगह a, फिर a की जगह -4 और r की पावर 4, r हमारा कितना है 3/2, 3/2 होल की पावर 4। लें जी ये -4 एज इट इज, 3 की पावर 4 लें तो 81 आता है और 2 की पावर 4 लें तो 16 आता है। तो अब जरा इसको सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा जी 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो माइनस का 81/4। लें जी ये फिफ्थ वाली टर्म आ गई -81/4। आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व करा दिया है। लास्ट में बेटे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये है उस्मान निशानी चैनल, इसको ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सारी मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और अगर आपके कोई जानने वाले या छोटे बहन भाई मैट्रिक में हैं तो आप उस्ताद शानी 2 वाले चैनल पे उनको विजिट करवाएं, वहाँ पे आपको मैट्रिक के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, 9th का न्यू सिलेबस मिल जाएगा और 10th के भी तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को भी ज़रूर जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।